मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में संप्रेषण के प्रकारों में 3 प्रकार के संप्रेषण का अध्ययन किया। इसके आधार पर संप्रेषण के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो उसमें अपन ने संदेशों की प्रकृति के आधार पर, संदेशों के क्षेत्र के आधार पर और संदेशों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संप्रेषण देखे। अब इसके बाद नेक्स्ट आज अपन अध्ययन करेंगे संदेशों के प्रवाह के आधार पर इनके प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो मैसेजेस, संदेशों के प्रवाह के आधार पर विभिन्न प्रकार के संप्रेषण होते हैं, जिसमें पहला है अधोगामी संप्रेषण, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अधोगामी संप्रेषण का अर्थ ऐसी संप्रेषण व्यवस्था से है जिसमें संदेश का प्रेषण ऊपर से नीचे अर्थात उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर किया जाता है। इस संप्रेषण व्यवस्था का उपयोग उस समय किया जाता है जबकि उच्च अधिकारियों को अपने अधीन कर्मचारियों को आदेश, निर्देश, सूचना, परिपत्र अथवा जानकारी देना होता है। इसे कर्मचारी संप्रेषण एवं आदेशात्मक संप्रेषण भी कहते हैं। अधोगामी संप्रेषण को इस जैसे ये जो डायग्राम है इससे हम देख सकते हैं। इसमें ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न प्रकार से आदेश निर्देश जारी होते हैं। संचालक मंडल प्रबंध संचालक को, प्रबंध संचालक विभागीय प्रबंधकों को और विभागीय प्रबंधक पर्यवेक्षक एवं पर्यवेक्षक के द्वारा कर्मचारियों को आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं। इस प्रकार से अधोगामी संप्रेषण में संदेश होते हैं एवं कार्य क्रियाओं के संबंध में दायित्व निष्पादन के बारे में प्रतिपुष्टि, अधीनस्थों से कार्य संबंधी प्रश्न विषयों के बारे में सूचना, संगठन की प्रगति एवं भावी कार्यक्रम के बारे में असामान्य सूचना आदि होते हैं। अधोगामी संप्रेषण के कुछ लाभ हम देख सकते हैं। इसमें केवल उच्च अधिकारियों को ही आदेश देने का अधिकार होता है, इसलिए इसमें दोहरेपन का अभाव होता है। उच्च अधिकारियों की तत्परता एवं विवेक से निर्णय लिया जाना संभव है। इसमें शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि अधीनस्थों की कोई भागीदारी नहीं होती है। कार्यों का निष्पादन शीघ्रता से हो जाता है। कर्मचारी आदेशों का तुरंत पालन करते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचार एवं सुझाव भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अधोगामी संप्रेषण की कुछ हानियां भी हैं। इसमें संदेश का मार्ग में विकृत होने या खोने का भय रहता है। इसमें अनावश्यक देरी लगती है क्योंकि संदेश विभिन्न स्तरों से होता हुआ कर्मचारी तक पहुंचता है। इसी प्रकार से इसमें नियोक्ता, अधिकारी या कर्मचारियों के मध्य अच्छा संबंध नहीं होता है क्योंकि एक ओर तो कर्मचारियों को सलाह एवं सुझाव नहीं लिए जाते हैं तो दूसरी ओर उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं भी नहीं दी जाती हैं। इसमें कर्मचारियों में हीन भावना आ जाती है और कर्मचारियों का मनोबल और उनकी कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है। तो इस प्रकार से अधोगामी संप्रेषण के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के दोष भी हम देख सकते हैं। सेकंड इसका जो टाइप है वो है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊर्ध्वगामी या उच्चगामी संप्रेषण का आशय ऐसे संदेश के प्रेषण से है जो अधीनस्थों द्वारा उच्च अधिकारियों को किया जाता है। अन्य शब्दों में केवल उच्च अधिकारियों द्वारा ही आदेश निर्देश का संप्रेषण कर्मचारियों को नहीं होता है, अपितु कर्मचारियों द्वारा भी संदेश का प्रवाह ऊपर की ओर अर्थात उच्च अधिकारियों को किया जाता है। इसलिए इसे ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में कर्मचारियों द्वारा लिखित में निवेदन, सुझाव, शिकायत, प्रतिवेदन, आपत्तियों आदि का संप्रेषण किया जा सकता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में प्राय ये संदेश हो सकते हैं जैसे आदेश निर्देशों पर आपत्तियां हो, कार्य संबंधी कोई कठिनाइयां या शिकायतें हैं, कर्मचारियों की कुछ व्यक्तिगत
प्रॉब्लम्स हैं, कर्मचारियों के कार्य प्रतिवेदन है, कार्य की नीतियों की कुछ यदि आलोचनाएं तथा सुझाव हैं, अधीनस्थों की प्रतिक्रियाएं और कर्मचारियों के विचार मत आदि हो सकते हैं। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण लिखित एवं मौखिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। स्वयं कर्मचारियों द्वारा ऊपर के अधिकारियों को सूचना देना, सभाओं, सम्मेलनों, संयुक्त परामर्शों आदि के समय वार्तालाप, विचार विनिमय, सुझाव प्रणाली, श्रम संघों का प्रकाशन, प्रतिवेदन एवं तापन आदि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के साधन हैं। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के हम कुछ लाभ देख सकते हैं। इसमें अधिकारी कर्मचारियों या अधीनस्थों के सुझाव से लाभ उठाते हैं क्योंकि वे वास्तविक कार्य के नजदीक होते हैं। यह अच्छे एवं मधुर मानवीय संबंध स्थापित करने में सफल हैं। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है और वे ज्यादा निष्ठा से अपने कार्य को संपादित करते हैं। अधिकारियों को कर्मचारियों के विचार, धारणाओं का ज्ञान हो जाने के फलस्वरूप वे प्रबंध में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। यह संप्रेषण अभिप्रेरण नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक होता है। संस्था का विकास एवं विस्तार संभव हो जाता है और संस्था में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इस संप्रेषण प्रणाली से व्यवसाय में नए नए विचारों को प्रोत्साहन मिलता है और नई नई योजनाओं को आसानी से लागू भी किया जा सकता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण की कुछ हानियां या कुछ इसके दोष भी हैं। जैसे कर्मचारी अपनी पदीय स्थिति के कारण संस्था के प्रबंधकों एवं उच्च अधिकारियों को अपनी बात कहने में संकोच करते हैं। इसमें संदेश को विकृत किए जाने की संभावना बहुत अधिक है। प्रबंधक अधीनस्थों द्वारा दिए गए संदेश की उपेक्षा करते हैं, जिससे कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रबंधक वर्ग द्वारा कर्मचारियों के सुझावों की अनदेखी करने से उनमें हीन भावना आ जाती है और प्रबंधक इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि अधीनस्थ या कनिष्ठ कर्मचारी कोई सुझाव या राय दे और इसलिए उनके संदेश की अधिकतर जो उच्च अधिकारी हैं वो उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार से दोष या हानियां भी दिखाई देती हैं। अधोगामी एवं ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में अंतर हम देख सकते हैं। डिफरेंस इन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे अधोगामी संप्रेषण व्यवस्था से जिसमें संदेश का प्रेषण ऊपर से नीचे की ओर होता है और ऊर्ध्वगामी में संदेश का प्रेषण नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है। प्रकृति अधोगामी संप्रेषण की प्रकृति आदेशात्मक या निर्देशात्मक होती है, जबकि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण की जो प्रकृति है वो सुझावात्मक या सहायतात्मक होती है। उद्देश्य अधोगामी संप्रेषण का उद्देश्य योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, जबकि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का उद्देश्य उचित पुनर्निवेशन प्रदान करना होता है। अधोगामी संप्रेषण का स्रोत उच्च अधिकारी होते हैं, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का स्रोत अधीनस्थ होते हैं। अधोगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है, जबकि इसमें ऊर्ध्वगामी में संदेश का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। अधोगामी संप्रेषण में अधीनस्थों का आदेश, निर्देश, सूचना, परिपत्र आदि की जानकारी दी जाती है, जबकि ऊर्ध्वगामी में उच्च अधिकारियों को कर्मचारियों या एम्प्लॉइज द्वारा निवेदन, सुझाव, शिकायत या आपत्तियां बताई जाती हैं। अधोगामी संप्रेषण में जो साधन है इसके वो वक्तव्य, टेलीफोन, मोबाइल, आदेश पत्र, मीमो, बुलेटिन, पत्रिका, वार्षिक प्रतिवेदन, फैक्स, सभाएं या निजी भेंट आदि साधनों का उपयोग किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में सूचना, सभाओं, सम्मेलनों, संयुक्त परामर्शों, विचार विनिमय, संसंग, सुझाव प्रणाली, प्रकाशन, ज्ञापन आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। अधोगामी संप्रेषण ये व्यवस्थित और लंबे संदेशों के लिए उपयोगी है, जबकि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण छोटे संदेशों के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार से दोनों में हम ये अंतर देख सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है समतल संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और तीसरा समतल। समतल या क्षेत्रीय या पार्श्विक संप्रेषण लेटरल कम्युनिकेशन वह संप्रेषण है जो कि संगठन के समान स्तरीय अधिकारियों
या कर्मचारियों या विभागाध्यक्षों के मध्य सूचनाओं एवं विचारों को आदान प्रदान करता है। मैसी ने कहा, समतल संप्रेषण वह है जिसके द्वारा एक संगठन के समान स्तर के प्रबंधक या कर्मचारी अपने कार्यों में बिना अपने उच्च अधिकारियों के समन्वय स्थापित करते हैं और इस प्रकार के संप्रेषण का उद्देश्य विभिन्न कार्यों, विभागों अथवा योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का होता है। समतल संप्रेषण को हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसमें समान स्तर पर काम करने वाला जितने भी विभागीय प्रबंधक है आपस में विभिन्न प्रकार के संपर्क स्थापित करते हैं और अपनी अपनी क्रियाओं को, कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। समतल संप्रेषण के कुछ लाभ या गुण है। संस्था के अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों में समतल संप्रेषण होने के फलस्वरूप सहज में समन्वय स्थापित हो जाता है। इसमें अंतर विभागीय समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो जाता है क्योंकि इसमें समान स्तर के अधिकारी पारस्परिक वार्तालाप द्वारा एक दूसरे दृष्टिकोण को समझकर पारस्परिक समायोजन करते हैं। इसमें समय की बचत होती है क्योंकि किसी को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भ्रम एवं संदेह उत्पन्न नहीं होता है। यदि हो भी जाते हैं तो पारस्परिक वार्तालाप द्वारा भ्रम का शीघ्र निवारण किया जा सकता है। सभी पक्षकारों में ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके कुछ दोष भी हैं, डिसएडवांटेज। इसमें अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है। इसमें सभी पक्षकारों का समान स्तर होते हुए भी अधिकारियों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर हो सकता है। इससे निर्णय लेने में कठिनाई आती है। आपसी मनमुटाव के कारण संस्था में कई बार दूषित वातावरण की संभावना बनी रहती है और निर्णयों को कुशलता पर संदेह हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुछ इस तरह के डिमेरिट्स भी देख सकते हैं। चौथा इसका प्रकार है फोर्थ, विकर्णीय संप्रेषण, डायगोनल कम्युनिकेशन। जब विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य होता है जिसमें प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध विद्यमान नहीं होते हैं, तो ऐसे संप्रेषण को विकर्णीय संप्रेषण कहते हैं। जैसे विपणन प्रबंधक एवं वित्त विभाग के लेखाकार के बीच होने वाला संप्रेषण। विकर्णीय संप्रेषण को जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि विकर्णीय संप्रेषण में अनौपचारिक बैठकें, भोजनावकाश बैठकें और औपचारिक सभाओं आदि माध्यमों का उपयोग किया जाता है। विकर्णीय संप्रेषण के कुछ लाभ भी होते हैं। संस्था के विभिन्न विभागों एवं सरल समन्वय स्थापित किया जा सकता है। विकर्णीय संप्रेषण एक व्यवहारिक काम है। विकर्णीय संप्रेषण में किसी संकल्प प्रस्तुत करते हैं। ये कर्मचारियों श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि होती है और इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है क्योंकि इनमें सभी विभागों एवं संपूर्ण संस्था की जानकारी मिल जाती है। इसके जो कुछ दोष हैं, ऐसा संप्रेषण उच्च अधिकारियों इसमें उच्च अधिकारियों में यह भावना घर की जाती है कि उसकी अपेक्षा की जा रही है और उसके अधीनस्थ को अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है। उच्च अधिकारी से परामर्श नहीं दिए जाने की स्थिति में वह सुझावों को स्वीकार करने से कर सकता है। इसमें संगठन के अधिकार एवं उत्तरदायित्व की पदीय स्थिति की उपेक्षा होती है और इसमें संस्था में आंतरिक अव्यवस्था सीमित दोष भी हम इसमें देख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रकार जो कि संप्रेषण के संदेशों के प्रवाह के आधार पर हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके प्रकार हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और मैसेजेस, संदेशों के माध्यमों के आधार पर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में